पंजाब में निकाय चुनाव की मतगणना जारी। 115 काउंटिंग सेंटरों पर हो रही काउंटिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का राज्यपाल ने स्वीकार किया इस्तीफा। दिल्ली में राहुल गांधी की सिद्धरामैया से मुलाकात। दिल्ली में एसी में हुआ ब्लास्ट, घर में लगी आग, पूर्व आईएएस की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जूही सिंह और बात करेंगे बड़ी खबर की, पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़े दिन, जहां आज बड़ी जानकारी सामने आ रही। निकाय चुनावों को लेकर मतगणना जारी है और आज राज्य के 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों समेत कुल 103 स्थानीय निकायों के चुनाव के नतीजे जारी होंगे। मतगणना को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और आपको बताते चले सुबह 8 बजे से पंजाब के 115 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती जारी। 103 शहरी निकायों की अगर हम बात करें, पंजाब के निकाय चुनाव के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा, जहां मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है और 115 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती देखी जा रही है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के खास इंतजाम। बता दें कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। इसी के साथ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए भी इसे एक बड़ी अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। तो 115 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती जारी है और इसी के साथ सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की पूरी तैनाती देखी जा रही है। 103 शहरी निकायों पर ये चुनाव कराए गए थे और आज का दिन बेहद अहम पंजाब की सियासत में। और आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव से पहले अब फिलहाल इस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है और आम आदमी पार्टी की बात करें, पूरी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक अग्नि परीक्षा मानी जा रही है, जहां हर किसी की निगाह है कि प्रदर्शन पार्टी किस तरीके से करती है। इसके लिहाज से फिलहाल काउंटिंग जारी है और वहीं दिल्ली के हौज खास स्थित एक पूर्व आईएएस के घर में एसी ब्लास्ट की वजह से आग लग गई। इलाज के दौरान पूर्व आईएएस की मौत हो गई है। दिल्ली में एसी की वजह से एक महीने में दूसरा बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें किसी की जान गई। और इससे पहले दिल्ली के विवेक विहार में एसी की वजह से घर में आग लग गई थी। इसके बाद तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फिर 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। घर में आग लगने के वक्त कुल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें घर में काम करने वाले नौकर भी शामिल थे। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा 27 मई को होना बताया जा रहा है। घर में फायर ब्रिगेड आने में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगे एंड वो कह रहे हैं, बहाना ये दे रहे हैं कि हमको लोकेशन नहीं मिली या गली पतली थी तो हमने मिस कर दी गली। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि सायरन हमें एक ही बार ही सुना फायर ब्रिगेड का और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। ठीक है, मतलब मतलब ये स्लम नहीं है, यहाँ पे पतली गलियां हो, तो अच्छा पॉश एरिया है। स्लम फायर ब्रिगेड आई थी जब तो आ गई थी, बहुत इजीली आ गई थी। मतलब फायर डिपार्टमेंट को, जो हम सारे नेबर्स, ये अंकल आंटी दोनों ओल्ड है एंड मतलब ठीक है, ओल्ड, मैं एज को नहीं कह रही, बट ओनली वो दो और उनके स्टाफ रहते हैं एंड अंकल इतने प्रोमिनेंट पोस्ट पे ऑलरेडी रहे हुए, तब उनको ये हेल्प लाने में इतना उनको टाइम लगा। तो किसी और नॉर्मल इंसान का तो क्या ही होगा इस ओवर पॉपुलेटेड घूसखोर देश में। मतलब आई रियली आई एम अपॉल्ड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होगा। तो आपको बताते चले, एसी की वजह से ये हादसा हुआ है, जहां एसी में ब्लास्ट और दम घुटने से पूर्व आईएएस की मौत हुई है। और बताया जा रहा है हालिया दिनों में दूसरी ऐसी घटना है, जहां अब अगर हम देखिए वारदात दिल्ली के हौज खास में, जहां पूर्व आईएएस के इस हादसे में मौत हुई है, दम घुटने की वजह से मौत। और बताया जा रहा है घर में 5 लोग मौजूद थे। दिल्ली के हौज खास में ये वारदात और एसी की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है और इस दौरान
पुरवाइएस की मौत हुई है। तो एसी ब्लास्ट और इसकी वजह से घर में आग लगी। लगातार बढ़ते गर्मी के दरमियान इस तरह की वारदात जो है साल दर साल सामने आती है और एक बार फिर यही घटना रिपीट। और महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 केस दर्ज किए हैं। संदीप कर्णिक के निर्देश पर देवलाली और मुंबई नाका थानों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। मामले में मुख्य आरोपी निदा खान, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी समेत कई लोगों के खिलाफ एसआईटी गठित कर जांच की गई। जांच रिपोर्ट और चार्जशीट अदालत में पेश कर दी गई है। वहीं आरोपियों की कई बार जमानत याचिका दायर की गई, परंतु एसआईटी के अधिवक्ता अजय मिसर ने जमानत का विरोध करते हुए याचिकाएं खारिज कराई। कोलकाता में ईडी की विशेष अदालत ने डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास और सोना पप्पू को प्रेसिडेंसी जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों पर जबरन वसूली, गिरोह चलाने और धन शोधन के गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की थी, जिसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स में करीब 10.5 घंटे तक पूछताछ हुई। मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे कई खुलासे होने की भी संभावना है। और वहीं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गुरुवार को पूरे बीच पर युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को बधाई देने के लिए रेत की मूर्ति बनाई। और इस पहल का उद्देश्य क्रिकेट खिलाड़ी को प्रेरित करना और ओडिशा की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना बताया गया। ये रेत कला पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। सूर्यवंशी काल जो खेला है बहुत अच्छा खेला है, सिर्फ 3 रन रह गया उसका सेंचुरी होने के लिए, तो इसलिए बहुत अफसोस है। तो हम लोग का लगता है ये अगले साल बस सचिन तेंदुलकर बनेगा, बस यही बोलना चाहेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड तो बहुत बढ़िया किया है। हम 2 बजे 3 बजे आए तो देख रहे कि अच्छा बन रहा है, इसलिए रुक गए कि फाइनल देख कर ही जाएंगे। जिस तरीके से वैभव उनकी बैट के माध्यम से क्रिकेट दुनिया में एक इतिहास क्रिएट कर रहे हैं, उनको और जो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं उनको अभिनंदन ज्ञापन करने के लिए ये साइंस स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। और हम लोग हमारा कला के माध्यम से हम लोगों ने ये दिखाया है कि वैभव जी का ये जो पोर्ट्रेट है उसको सैंड में क्रिएट किया है। उसके साथ 15 फीट लॉन्ग का ये क्रिकेट बैट और बॉल्स को भी इंस्टॉल क्रिएट किए हैं। वहीं लोनी विधानसभा के धुंधाड़ा गांव में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इस गांव में पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने इस प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या है, जिसे टैंकरों से दूर किया जा रहा है और वे स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। जोधपुर से ये जानकारी आपको बताते चले, पानी को लेकर लगातार जो है विरोध जताए जा रहे हैं और एक बार फिर टायर जलाकर ये विरोध जताया गया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। हालांकि मंत्री का कहना है कि टैंकरों के जरिए पानी मुहैया कराए जा रहे हैं, इस पर केवल लोग राजनीति कर रहे हैं। तो गुस्साए ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान से यह जानकारी, राजस्थान के जोधपुर में जहां पानी को लेकर यह विरोध। जूनागढ़ मलियार टेना क्षेत्र की मेघल नदी में वेस्ट मेडिकल दवाइयों का बड़ा जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। नदी के पुल के नीचे भारी मात्रा में दवाइयां फेंकी गई थी। स्थानीय लोग इस पानी का उपयोग पीने और सिंचाई के लिए करते हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल अधिकारी से तत्काल जांच की मांग की है। प्रदूषण फैलने की आशंका से आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो मेघल नदी में दवाइयां मिलने से हड़कंप मचा है और
गुजरात के जूनागढ़ से ये जानकारी आपको देते चले। पानी के प्रदूषण की आशंका से लोग चिंतित होते नजर आ रहे हैं और ये नदी में मेडिकल कचरे का ये जखीरा बरामद किया गया, जिसकी वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं और पानी के प्रदूषण को लेकर चिंता जता रहे। तो नदी में ये मेडिकल कचरे का जखीरा बरामद हुआ। और वहीं महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी खबर सामने आ रही। पुणे में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी पुणे से सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब का मामला सामने आया है। 13 लोगों की मौत शराब पीने से 3 अलग अलग जगहों पर मौत हुई है। पिंपरी चिंचवड़ और हडपसर में हड़कंप मचा है। पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले महाराष्ट्र के पुणे से, जहां शराब मामले को लेकर एक बार फिर जो है कहीं न कहीं कई सारे लोगों की जान गई है। और पुणे में जहरीली शराब के सेवन से अलग अलग इलाकों में 13 लोगों की मौत हुई है। पिंपरी चिंचवड़ में 8, अन्य इलाके में 3 और हडपसर में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि कुरुली कांचन गांव में अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था, जिसमें स्पिरिट मिलाई जाती थी और पुलिस ने आरोपी योगेश वानखेड़े को हिरासत में लेकर अब इसकी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मामले में गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने इलाके में छापेमारी भी बढ़ा दी है। तो जहरीली शराब की वजह से एक बार फिर 13 लोगों की जाने गई है। महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई है। उसी के साथ साथ अगर हम देखिए, अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ सतीश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ ये पूरा मामला, क्या जानकारी है इसे लेकर? जी, जो पुणे का पिंपरी चिंचवड़ है, वहाँ उस इलाके में 15 लोगों की अब तक जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो गई। ये आंकड़ा 13 था शुरू में, लेकिन अभी 2 लोग इसमें पड़ गए, 2 लोगों की और मौत हो गई। इसका आंकड़ा भी 15 हुआ है। दापोली फुगेवाड़ी करके गांव है, जिस गांव में ये शराब बनाई जाती थी, जो शराब में स्पिरिट मिलाया जाता था और शराब अलग अलग जगहों पर बेची जाती थी। ये शराब पीने की वजह से अभी कुछ लोग गंभीर है और 15 लोगों की मौत होने की घटना ये सामने आई है। जी बिल्कुल सतीश, बहुत बड़ी अपडेट आपने बताई कि यानी कि जो 13 लोग थे, अब उसमें और 2 लोग ऐड हो गए हैं, यानी कि 2 और लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है इसमें। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें कितने लोगों ने इसका सेवन किया था, और ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब स्थिति अगर हम और लोगों की बात करें, उनकी क्या है? जी देखिए जी, अभी एफडीआई की जो टीम है, जो फूड एंड ड्रग्स की जो टीम है, वो अभी पड़ताल कर रही है कि ये शराब कहाँ बेची गई थी, पुणे के किस किस इलाके में ये शराब बेची गई थी। इसमें अभी 2 आरोपी गिरफ्तार है, एक योगेश वानखेड़े और उसका एक साथीदार है। वो 2 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे जांच पड़ताल हो रही है कि शराब कहाँ बेची गई थी। इसमें अभी पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, पड़ताल कर रही है, और जो एफडीआई की टीम है वो भी इस घटना की पड़ताल कर रही है कि किस लोगों ने इस जहरीली शराब का सेवन किया। इस जो शराब है वो बनाने के लिए अगर बात करें, जो जहरीली शराब बनाई जा रही थी, इसको लेकर क्या किसी तरह की जानकारी पुलिस जुटा पाई है? कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे? हालांकि जैसा कि आप बता रहे, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्या इसका कोई गिरोह था या फिर ये दोनों ही आरोपी थे जो इसको अलग से जो है इसको चला रहे थे? जो ये शराब बनाने का एक अवैध कारखाना था, जो जिसमें गांव-गांव में जैसे हदभट्टी होती है, वो हदभट्टी की जैसे ये शराब बनाई जाती थी। ये लोग नवसागर और स्पिरिट को मिलाकर ये शराब बनाते थे। इस शराब को गांव-गांव में बेचा जाता था, गांव के लोग इसको पीते थे। इसकी वजह से अभी 15 लोगों की मौत हो गई है और एफडीआई इसकी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और जो योगेश वानखेड़े है, उसकी हिस्ट्री अगर पुलिस ने बताई है तो इस पे अभी काफी मुकदमे दर्ज है, जो शराब बेचने के, अवैध शराब बेचने के। और ये जो वानखेड़े है, इसका अवैध शराब बेचना इसका व्यापार था, ये भी अभी पुलिस ने बताया। इसके खिलाफ अभी पुणे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। जी
बिल्कुल सतीश, अगर हम बात करें जो स्थानीय लोग हैं अब वो इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से अभी हलचल देखी जा रही है, और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पुलिस को इसकी किस तरीके से जानकारी मिली? पुलिस को जब ज्यादा मौतें होने लगी तो हाँ। वो लोग गुजरने लगे, उनके परिवार से काफी हंगामा हुआ और लोग पुलिस स्टेशन में जाने लगे। इसकी वजह से पुलिस को ये पता चला कि ये जो हादसा है ये शराब की वजह से हो गया, और डॉक्टर की रिपोर्ट में जो पीएम रिपोर्ट है उसमें भी ये साबित हुआ कि जो शराब है, शराब की वजह से यानी कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन लोगों की मौत हो गई है जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि आप जो देखें तो पुलिस इसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी जो अपडेट आई है हमारे सहयोगी लगातार उसको लेकर अपडेट बता रहे थे, जैसे कि उन्होंने बताया 2 और लोगों की इसमें मौत हुई, यानी कि टोटल अभी अगर हम बात करते हैं 15 लोगों की जानें गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की आज 39वीं पुण्यतिथि है, और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने दिल्ली के किसान घाट पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया और हवन में आहुति दी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जयंत सिंह ने कहा कि भारत रत्न चौधरी साहब को आज पूरा देश याद करता है। हम सब ने किसान घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और यहाँ आकर प्रेरणा मिलती है। और भारत रत्न चौधरी साहब को आज पूरा देश याद करता है। हम सब ने सामूहिक तौर से किसान घाट पे आके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, और ये वो क्षण होते हैं जो हमेशा स्मरणीय होते हैं। यहाँ आके प्रेरणा मिलती है, यहाँ आके कुछ शांति भी मिलती है लोगों को, और अंदर ही अंदर जो कुछ भी भूचाल चल रहा होता है मन में वो शांत होता है। तो यज्ञ भी किया, क्योंकि चौधरी साहब हमेशा आर्य समाज के और यज्ञ के को बढ़ावा देने में उनकी एक बड़ा भूमिका थी। हर मंच पे वो उन बातों को कहते थे भारतीय संस्कृति के संबंध में, और जो वो सुधार लाना चाहते थे देश में, समाज में, अब हम लोगों की का एक दायित्व है, जिम्मेदारी बनती है कि उन बातों को आगे ले जाएं। और वहीं तापी में अशरवा गांव के पास बाइक चोरी गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ घंटों में कार्रवाई कर उन्हें पकड़ा। उनके पास से 4 व्हीलर, एक बाइक और चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। आरोपी चोरी की बाइक कबाड़ी में बाजार में बेचते थे, और इस मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी जानकारी, जहां ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरिबाला सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई आज गिरिबाला को कोर्ट में पेश करेगी, और ये कार्रवाई हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद की गई है, जिसके बाद सीबीआई टीम उनके भोपाल स्थित घर पहुंची और उन्हें अपने साथ लेकर गई। जांच एजेंसी ने उन्हें सबूत नष्ट करने और छुपाने के आरोप में हिरासत में भी लिया। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि चश्मदीदों की भी जो मौजूदगी है यहाँ, उसमें भी कहीं न कहीं सवाल जवाब इसको लेकर भी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सीबीआई अब गिरिबाला सिंह को मेडिकल जांच के लिए एम्स ले जाएगी, और उसके बाद उन्हें आज ही भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि गिरिबाला से सीबीआई आगे की पूछताछ के लिए उनकी रिमांड भी मांग सकती है। और हरियाणा के अंबाला में सहकारी परिवहन कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बस संचालकों ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से संचालन पर भारी असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही किराया नहीं बढ़ाया गया तो परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। समिति ने मांग की है कि हरियाणा में बस किराया अन्य राज्यों के बराबर किया जाए। अपने एसोसिएशन की तरफ से हरियाणा सरकार से निवेदन है कि बसों के किराए को अन्य राज्यों के बराबर किया जाए, क्योंकि हमारे बसों के किराए 2020 में 1 रुपया प्रति किलोमीटर थे, जबकि अन्य राज्यों में आज की तारीख में 1 रुपया 30 पैसे से 1 रुपया 45 पैसे तक किराया है।
हरियाणा राज्य परिवहन को लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का घाटा है, जिसकी भरपाई हरियाणा सरकार करती है, लेकिन हमारी सहकारी परिवहन समिति को कोई सहायता किसी भी प्रकार की नहीं मिल रही है। हरियाणा में 1 रुपये किलोमीटर किराया है, जबकि बाकी स्टेटों में पंजाब में 1 रुपये 40 पैसे है, यूपी में 1 रुपये 45 पैसे है, हिमाचल में 1 रुपये 65 पैसे है और राजस्थान में भी 1 रुपये 70 पैसे है। हमारी सहकारी समितियों की बसें जो हैं लगभग पिछले 5 सालों से बहुत ही आर्थिक नुकसान में चल रही है और अब जो पिछले 10 दिनों में जो 8 रुपये डीजल बढ़ा है, हमारी सहकारी समितियों की हर एक बसों में जो है रूट पे जो है लगभग 50 से 70 लीटर तेल पड़ता है, जिससे एवरेज जो है महीने की हमारे को 20 से 25 हज़ार नुकसान होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से विनती अनुरोध करते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हर एक चीज़ का सामान बढ़ता जा रहा है, आपसे अनुरोध है कि हमारी जो है रोडवेज के किराए के साथ साथ हमारी सहकारी समितियों के किराए भी बढ़ाया जा सके, ताकि हम जो अपनी बसें आर्थिक नुकसान से बचा सकें। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।